गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हम अपने लास्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे नॉन मेटल की, और हमने नॉन मेटल की दो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा था, दूसरा हमने नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा के देखी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल की, और वो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है बच्चों रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। बच्चों, जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगा पानी के साथ, H2O के साथ, तो क्या होगा? नॉन मेटल पानी के अंदर से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता। जैसे मेटल होता है ना, मेटल बच्चों, मेटल क्या करता है? पानी के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, तो वो हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट करता है और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होने लगती है। लेकिन नॉन मेटल यहां से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता। जनरली हम क्या कहते हैं? जनरली हम ये कहते हैं नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। लेकिन एक नॉन मेटल है जो हाईली रिएक्टिव है, फ्लोरीन बच्चों, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होती है। फ्लोरीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो पानी के साथ रिएक्शन करती है, लेकिन पानी के साथ रिएक्शन किस तरीके से करती है? हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट नहीं करती, वो ऑक्सीजन को हटाती है। बच्चों, हम जानते हैं ऑक्सीजन यहां एक नॉन मेटल है, और जब मैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो फ्लोरीन ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट कर देगा। बच्चों, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो एक बात सुनो, मैं यहां पे चाहे कोई भी नॉन मेटल रखूं, फ्लोरीन को छोड़ के, उसकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से तो कम होगी। हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट नॉन मेटल कर नहीं सकता, और ऑक्सीजन का वैसे नहीं होगा क्योंकि वो कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो बच्चों, नॉन मेटल जनरली पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, छोड़ के केवल फ्लोरीन को। फ्लोरीन पानी के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन वो जब करता है तो हाइड्रोजन को नहीं हटाता। किसको हटाता है? ऑक्सीजन को हटाता है। तो बच्चों, मैं यहां एक बात कहूंगा कि रिएक्शन नहीं होगी। यहां लिख देता हूं मैं, नॉन मेटल does not evolve hydrogen gas from water। ठीक है? बट हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल लाइक फ्लोरीन F2 होता है, रिएक्ट विद वाटर विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट करके ये रिएक्ट करती है पानी के साथ। जैसे बच्चों देखो, F2 जब रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो क्या होगा? यहां पे ये जो फ्लोरीन है ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव होती है, ऑक्सीजन को हटा देगी। फ्लोरीन अब जुड़ेगी हाइड्रोजन के साथ, और जब फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगी तो बच्चों हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, फ्लोरीन की 1 होती है। दोनों ने क्या कंपाउंड बना दिया? H और F। बैलेंस कर लेंगे, 2 फ्लोरीन 2 हाइड्रोजन तो 2HF। बाहर क्या निकला यहां से? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो O2 की फॉर्म में स्टेबल होता है। अब मुझे ये बताओ, यहां कितने ऑक्सीजन? 1। यहां कितने? 2, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बैलेंस हो गया। समझ में आ गई बात? देखो, नॉन मेटल जनरली रिएक्शन नहीं करते वाटर के साथ, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक नॉन मेटल है फ्लोरीन जो रिएक्ट करता है पानी के साथ, लेकिन वो जब रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस को बाहर करता है? ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट करता है वाटर के अंदर से। अब सुनो आगे की कहानी। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 जो रिएक्शन है वो देखो क्या है। नंबर 2 है बच्चों रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन। अब सुनो, एसिड के साथ रिएक्शन की क्या कहानी है। नॉन मेटल है ये हमारे पास, और यहां मैंने एक एसिड ले लिया। बच्चों तुम्हें एक बात बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना।
जब मैंने मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराई थी तो मेटल क्या करते थे, मेटल यहां एसिड में जो हाइड्रोजन होता है, जैसे एसिड हमारे पास H2SO4 है या HCl है, तो बच्चों एसिड के पास जो हाइड्रोजन होता है, मेटल क्या करता था, मेटल उस हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कर देता था और वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। देखना जरा तुम पढ़ के, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बहुत अच्छे से कराया था ये। अब कहानी है नॉन मेटल की। बच्चों नॉन मेटल जो होता है वो एसिड के अंदर से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता, और अगर हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता तो बच्चों नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो मैं यहां फिर से एक ही बात लिखूंगा कि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। यहां लिख देता हूं, नॉन मेटल डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम aqueous acid solution, hence they do not react with acid। एसिड के साथ इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं करते। ठीक है यहां तक की बात। चलो बच्चों, अच्छा ये नंबर 3 थी, ये नंबर 4 रिएक्शन है बच्चों, 2 नहीं नंबर 4। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 जो है हमारे पास बच्चों वो है रिएक्शन विद सॉल्ट। रिएक्शन विद सॉल्ट। अब हमें नॉन मेटल की रिएक्शन करानी है किसी सॉल्ट के साथ। जैसे बच्चों मैंने एक सोल्ट ले लिया, ये वाला सोल्ट ले लिया NaBr, ये मैंने एक सोल्ट ले लिया, और तुम जानते भी हो इस सोल्ट का नाम है सोडियम ब्रोमाइड। ये हमारे पास इस सोल्ट का नाम हो गया। अब इस सोल्ट की रिएक्शन मैंने करा दी बच्चों क्लोरीन के साथ। किसके साथ करा दी? क्लोरीन के साथ। तुम्हें बता देता हूं मैं नॉन मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हमारे पास क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये नॉन मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। नोट भी कराया था मैंने तुम्हें जब नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ानी स्टार्ट की थी। पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वहां पे मैंने नोट भी कराया था तुम्हें नॉन मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब सुनो जरा बच्चों ध्यान से। अब हम जानते हैं यहां ये नॉन मेटल है और एक ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं, तो बच्चों ये वाली जो नॉन मेटल है ये इस ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। तो इसका मतलब ये जो क्लोरीन है हटा देगा यहां से ब्रोमीन को। अब क्लोरीन जब ब्रोमीन को हटाएगा तो क्लोरीन ब्रोमीन की जगह आएगा, और ब्रोमीन की जगह आएगा तो ये क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। जो ब्रोमीन है वो बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकलेगी किस फॉर्म में? Br2 की फॉर्म में। बैलेंस करते हैं बच्चों रिएक्शन को। बैलेंस अगर करूं तो मैं देखो 2 क्लोरीन, यहां 1 क्लोरीन 2 से मल्टीप्लाई किया, सोडियम 2 हो गए, सोडियम 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ब्रोमीन 2 और ब्रोमीन 2, सब कुछ बराबर हो गया। ये बनने वाले कंपाउंड का नाम क्या हो गया बच्चों? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। समझ में आ रही है बात? सीधे सीधे सारी बातें क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बच्चों अब आगे सुनो, इसके बाद हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट बच्चों मैंने लिया है Ki, पोटाशियम आयोडाइड। इसका नाम क्या है? पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड की रिएक्शन मैंने बच्चों कराई है क्लोरीन के साथ। अब हम फिर से एक बात जानते हैं, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। हटा देगा ये वाला क्लोरीन इस आयोडीन को, और अगर हटा देगा तो क्या बना देगा बच्चों? KCl बना देगा, और बाहर क्या निकल जाएगा यहां से? I2। बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 बना, और ओवरऑल ये बैलेंस हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास थी रिएक्शन विद सोल्ट। अब तुम एक बात बताओ, जब नॉन मेटल ने सोल्ट के साथ रिएक्शन करी तो जो रिएक्शन है वो एक एग्जांपल है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहां नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रही है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है। तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, नॉन मेटल रिएक्ट विद salt solution through displacement reaction।
थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू वो रिएक्ट करते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक। चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, वो देखो बच्चों जरा। सुनो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर 6 रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। बच्चों तुम्हें एक बात बता दूं, जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो जो बनने वाला कंपाउंड है उसको हम नाम देते हैं हाइड्राइड। क्या नाम देते हैं? हाइड्राइड। जैसे ऑक्सीजन के साथ हमारी केमिस्ट्री का कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो बच्चों हम उसको नाम देते हैं ऑक्साइड। जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा तो हम उसको क्या नाम देंगे बच्चों? उसको हम नाम देंगे हाइड्राइड का। ठीक है? जैसे देखो एक बात सुनो, सल्फर जुड़ा हाइड्रोजन के साथ, लेकिन बच्चों ये जब जुड़ता है ना तो यहां एक कंडीशन होती है कि हमें हीट करना पड़ता है और यहां कुछ कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन को कराता है। अब बच्चों सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, हम जानते हैं। तो कंपाउंड क्या बना? H2S बना। ठीक है? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है? यहां तक की बात क्लियर है? और तुम जानते भी हो हाइड्रोजन सल्फाइड का रोटन एग लाइक स्मेल होती है। ठीक है? रोटन एग लाइक स्मेल होती है। सेम एज इट इज बच्चों, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, ये भी हीट की कंडीशन होती है, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़ के H2O बनाते हैं। बैलेंस कर लेंगे, हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? यहां तक की बात समझ गए? तो बच्चों देखो नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। यहां सल्फर नॉन मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, दोनों की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई है? केवल हाइड्रोजन के साथ कराई है। समझ में आ गई ये बात बच्चों? कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक। अब सुनो आगे की कहानी क्या है हमारे पास बच्चों। अब आगे कुछ अलग बातें हैं, ये तुम्हें अच्छे से समझनी है। देखो अब जो नेक्स्ट आगे जो मैं करा रहा हूं तुम्हें ये चीजें अच्छे से समझनी है। देखो क्या है, देखो बच्चों आगे जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से आपस में जुड़ते हैं। ठीक है? मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन आपस में कैसे होता है। देखो बच्चों मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं। अब वही है हमारे पास कि मेटल और नॉन मेटल का जो मोड है कॉम्बिनेशन का वो किस तरीके का होता है। तो मैं एक बात लिखता हूं, देखो बच्चों बड़े काम की बात है। मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइंड विद ईच अदर थ्रो आयोनिक बॉन्ड। ये बड़े काम की बात है। आयोनिक बॉन्ड एक दूसरे के साथ किससे जुड़ते हैं? आयोनिक बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। जब मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब हमारे सामने बात यह आ गई कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। तो बच्चों हेडिंग बनाना है आयोनिक बॉन्ड क्या होगा। बच्चों एक आयोनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो बनता है इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूं बच्चों। हमारे पास एक एटम था A, ठीक है, और एक दूसरा एटम था B। ठीक है? मैंने मान लिया ये A है ना, ये मेटल था, और ये जो B है ये क्या है बच्चों? ये नॉन मेटल है।
ए मेटल है और बी क्या है, नॉन मेटल है। अब सुनो आगे की कहानी। अगर ए मेटल है ना तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन को और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों एक बात मान लेते हैं कि हमारा जो ये मेटल था ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, और ये जो नॉन मेटल है इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये हमारा मेटल क्या करेगा, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर मेटल से इस नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तो बच्चों हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इस ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। और बच्चों नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन इसने इस बी को दिए हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज ए के ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों ए क्या बन गया, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बी ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, कितने लिए, एक लिए हैं, तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बी के ऊपर। समझ में आ रही है बात। अब सुनो जरा बच्चों, देखो ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, ये नेगेटिव चार्ज वाला आयन। तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम नाम देते हैं बच्चों आयोनिक बॉन्ड। इसी को हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ये वाला जो अट्रैक्शन है ये दोनों मिलके ए बी एक कंपाउंड बना देंगे, ठीक है। और ये जो ए बी कंपाउंड बना है ना बच्चों, इस कंपाउंड के अंदर आयोनिक बॉन्ड है। और ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा उस कंपाउंड को नाम देते हैं हम आयोनिक कंपाउंड। कौन सा नाम देते हैं बच्चों, आयोनिक कंपाउंड नाम देंगे हम, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गया। चलो मैं डेफिनेशन लिखता हूं आयोनिक बॉन्ड की। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय complete transfer of electron from one atom to another is known as ionic bond। इसको हम बच्चों क्या नाम देते हैं, इसको हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ऐसा बॉन्ड जो बनता है जब हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं कंप्लीटली एक एटम से दूसरी एटम की तरफ, तो उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा उनको हम क्या नाम देते हैं, आयोनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। बच्चों मैं लिख दूंगा द कंपाउंड which contain ionic bond are known as ionic compound, उनको हम नाम देंगे आयोनिक कंपाउंड का। ये आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना बच्चों। अब सुनो जरा ध्यान से। अब मैं तुम्हें ना कुछ आयोनिक कंपाउंड के बारे में बताने जा रहा हूं और उन आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है आयोनिक बॉन्ड के थ्रू वो तुम्हें समझाने जा रहा हूं। कुछ एग्जांपल लेके बच्चों अच्छे से समझना है। चलो अब हम एक पहला एग्जांपल लेते हैं आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का, या आयोनिक कंपाउंड किस तरीके से बनता है, हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। ध्यान से देखना। पहला जो एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों मैं ले रहा हूं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड, और तुम जानते हो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है। अब बच्चों हमें यह दिखाना है कि ये वाला NaCl बना कैसे, ये किस तरीके से बना है, इसके बीच में जो आयनिक बॉन्ड है वो किस तरीके से बने। तो बच्चों एक बात तो सीधी सीधी हमें दिखाई दे रही है कि ये दो चीजों से बना है, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन, ठीक है। हम जानते हैं सोडियम का नंबर 11 होता है, 11 नंबर का मतलब 2, 8, 1,
और इसका नंबर 17 होता है। 17 का मतलब 2 8 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है तुम्हें, खूब सिखाई है मैंने, 9th में भी सिखाई तुम्हें और तुम्हारी फर्स्ट यूनिट के अंदर भी मैंने सिखाई थी। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 8 1, इसको लिखेंगे 2 8 7। अब बच्चों ये क्या चाहता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ये क्या चाहता है, इसके यहां 7 है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ताकि यहां 8 हो जाए इसके। समझ में आ रही है ना बात। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास क्या बच जाएंगे बच्चों, इसके पास 2 8 बच जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल गया तो इसके हो जाएंगे 2 8 8। बच्चों एक बात सुनो जरा ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं ना, ये 2 8 1, बच्चों इनको बोलते हैं हम सेल। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। और वो लास्ट वाला सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ध्यान से समझना, वो लास्ट वाला सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसको बोलते हैं हम वैलेंस सेल। जैसे इसका लास्ट सेल कौन सा है, ये वाला है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंस सेल। ध्यान से समझना, इसको मैं क्या बोलूंगा, वैलेंस सेल। और बच्चों वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। क्या नाम देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। बच्चों यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है और यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, यहां 1 है, यहां 7 है। और बच्चों ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन्हीं के कारण आयोनिक बॉन्ड बनता है। अब ध्यान से समझना जरा। अब मैं क्या करता हूं, सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो मैंने इस तरीके से लिखे, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये क्लोरीन क्या चाहता है, क्लोरीन ये चाहता है कि इसके वैलेंस सेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाए, 8। सोडियम क्या चाहता है कि ये अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे दूं मैं। तो बच्चों सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जैसे ही दिया, सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। इसके 8 हो गए लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ और अट्रैक्शन से क्या बन गया, NaCl। समझ में आ रही है बात। इस तरीके से बनता है बच्चों NaCl। अब सुनो आगे की कहानी हमारे पास क्या है। मैं दूसरा एक और कंपाउंड बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, वो दिखा रहा हूं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, ध्यान से समझना जरा बच्चों। तुम जानते भी हो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। बच्चों अब यहां कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। अभी समझना जरा ध्यान से बच्चों, मैंने लिखा मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, क्योंकि मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। हम जानते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन 2 है इसलिए हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। बच्चों मैंने लिखा ये मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ये क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है कितने, 2, तो दूसरा वाला भी लिख दिया मैंने, ये 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास। अब बताओ बच्चों ये वाला क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 1, तो मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ये वाला क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो इसको दे दिया। अब ध्यान से देखो जरा, बना क्या हमारे पास, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया। इस क्लोरीन ने 1 लिया, 1 इस क्लोरीन ने लिया, तो बच्चों क्लोरीन हमारे पास हो गए 2 और 1 क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। टोटल क्लोरीन कितने हुए बच्चों, 2। समझ में आ रही है बात। अट्रैक्शन हुआ और अट्रैक्शन से यहां क्या बन गया, MgCl2। समझ में आई बात, क्लियर है। देखो बच्चों जितनी भी संख्या होती है ना, यहाँ जैसे यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है तो यहाँ नीचे लगा दो कि उसकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। जो भी उसके ऊपर चार्ज आया यहाँ लिखता 1 क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव। तुम ये मत समझना कि दोनों के ऊपर 2 नेगेटिव हो गया तो यहाँ 2 नेगेटिव लिख दें। बच्चों नीचे 2 लगाए हुआ है, वो 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके 2 नेगेटिव बना देगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब आगे सुनो, नेक्स्ट वाला हमारा जो है वो देखो क्या है। देखो बच्चों नेक्स्ट जो कंपाउंड है नंबर
3 जो कंपाउंड मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं कैल्शियम ऑक्साइड। और बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यहां तक की बात। चलो कैल्शियम ऑक्साइड को देखते हैं कैसे बनाते हैं। Ca और ये हमारा ऑक्सीजन। कैल्शियम का नंबर बच्चों 20 होता है, 20 का हम 2 8 8 2। ऑक्सीजन का नंबर 8 है, 8 का मतलब 2 8 6। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे मैंने 2, ये 2 लिख दिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के हैं 6, 2 4 और ये 6। ऑक्सीजन क्या चाहता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैल्शियम क्या चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। कैल्शियम ने बच्चों अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, दोनों दे दिए, तो कैल्शियम पे कितना चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, 2 नेगेटिव। दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ और अट्रैक्शन से बन क्या गया बच्चों, CaO बन गया। समझ में आ रही है बात, किस तरीके से आयोनिक बॉन्डिंग होती है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। तो बच्चों इस तरीके से होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल है मैग्नीशियम नाइट्राइड का। मैग्नीशियम नाइट्राइड, फॉर्मूला बताता हूं मैग्नीशियम नाइट्राइड का। पहले तो बच्चों मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्राइड की 3 होती है। फॉर्मूला बनता है Mg3N2। ये फॉर्मूला बनता है मैग्नीशियम नाइट्राइड का। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड के अंदर आयोनिक बॉन्डिंग किस तरीके से होती है हमें ये देखना है। बच्चों ध्यान से समझना तुम। मैग्नीशियम का नंबर 12, 12 का मतलब 2 8 2। नाइट्रोजन का नंबर 7, 7 का मतलब 2 5। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 3। तो 3 मैग्नीशियम लिख लो बच्चों, 1 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन लिख लो। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों अब मुझे ये बताओ, ये नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 3 चाहता है। 2 तो यहां से ले लिए, 1 इस वाले से ले लिया, 3 मिल गए। नीचे वाला नाइट्रोजन भी कितना चाहता है, 3 चाहता है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 करने के लिए 3 चाहिए। तो बच्चों इसको 3 कहां से मिलेंगे, 2 तो ये मिल गए और तीसरा ये बचा हुआ है मैग्नीशियम का, ये मिल गया। ठीक है, अब देखो तीनों मैग्नीशियम ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो बच्चों मैग्नीशियम, हर मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आएगा और उनकी संख्या कितनी है, 3। दोनों नाइट्रोजन ने 3-3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव आएगा। इनकी संख्या कितनी है, 2। बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हुआ और Mg3N2 बन गया। समझ में आ रही है बात। बच्चों इनके अलावा भी तुम्हें दे सकता है वो एग्जाम, जैसे तुम बना के देखना, वो तुम्हें KCl दे सकता है, वो तुम्हें CaCl2 दे सकता है, वो तुम्हें मैग्नीशियम ऑक्साइड दे सकता है। अब तुम इनके बना के देखना, तुम इनके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग तुम करके देखना। ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बच्चों करने हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो बच्चों ये आज का काम हमारा यहीं तक। आज हमने आयोनिक बॉन्डिंग को सीखा है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट है तुम बताना मुझे, ठीक है। और जल्दी हम तुम्हारा होमवर्क चेक करने के लिए शायद तुम्हारे घर पे भी विजिट कर सकते हैं बच्चों। तो अपनी जो नोटबुक है वो पूरी रखनी है। हम रैंडमली किसी के भी घर पे आ सकते हैं और नोटबुक चेक कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।